30th of November। ओके, सो यहाँ पर अच्छा कुछ चीजें जो लिखने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, उसको मैं एज इट इज आपको पूरा शेयर कर दूंगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन जो आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन या जो चीजें हैं वो लिखने के बजाय सिर्फ मैं आपको इंटरप्रेट करता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपको अभी मैंने वर्ड यूज किया, हम लाइन इंटीग्रल का एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो जो जो चीजें आपने लाइन इंटीग्रल में कंसीडर की थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पर सारी चीजें कंसीडर करेंगे। बस लाइन की जगह मीन्स हम कर्व की जगह पर जो भी कर्व ले रहे थे, कर्व की जगह अब हम वर्ड यूज कर लेंगे सरफेस। इज इट क्लियर? जहां पर भी आपने कर्व लिया था वहां कर्व ना लेकर अब हम क्या ले लेंगे, सरफेस। तो सबसे पहले जैसे हमने वहां पर, आपको ध्यान होगा कि लाइन इंटीग्रल डिफाइन करने में हमने कर्व को भी डिफाइन किया था स्मूथ कर्व। फिर बाद में धीरे धीरे हम पीस वाइज स्मूथ कर्व पर मूव किए थे। ठीक है, तो आपने C1 C2 को एड ऑन किया था, जो कर्व्स थे आपके पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल पीस वाइज स्मूथ कर्व्स थे। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपके पास इसी तरीके से स्मूथ कर्व की जगह पर अब आपको कंसीडर करना है स्मूथ सरफेसेस। तो स्मूथ सरफेस क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब सिंपली अ सरफेस विच डजंट हैव एनी सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी भी सरफेस पे कोई सिंगुलर पॉइंट अगर नहीं है तो वो आप उसको कहेंगे कि स्मूथ है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब, अब वहां पर ये आपके पास हो गया कि जो सरफेस है इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द गिवन डोमेन। आपने जेड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी की है, आपने कॉन्टिन्यूटी भी की है। तो उसी तरीके जैसे आप कर्व पे कहते हैं कि कर्व आपके एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन वी कैन से दैट द स्मूथ कर्व ओवर द डोमेन, जिस डोमेन पर भी आप बात कर रहे हैं। अब मैं डोमेन 2D 3D या 4D की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपका सरफेस है या कर्व है, जो भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन डिसाइड कर लेंगे। तो सिंपल वे में आप यही समझ लीजिए कि स्मूथ सरफेस मीन्स द गिवन सरफेस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, मीन्स कोई भी सिंगुलरिटी ना हो, किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और आप प्रिसाइज वे में कह सकते हैं कि इट हैज अ यूनिक टेंजेंट प्लेन एट ईच पॉइंट। ये आपका मैथमेटिकल टर्म आ जाता है एडिशनल, कि अगर भाई हर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही है और आपने टेंजेंट प्लेन फाइंड किया होगा, टेंजेंट प्लेन में आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज किया है। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक यूनिक टेंजेंट प्लेन मिलना चाहिए अगर आपके पास स्मूथ सरफेस है। तो ये हम एडिशनल वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बाकी स्मूथनेस का मीनिंग सिंपली डिफरेंशिएबिलिटी। फिर अगले एक हम यहाँ पर, ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल, हाउ टू डिफाइन द सरफेस इंटीग्रल। तो इसमें हमने मेंशन किया है कि लेट एस बी ए सरफेस। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सरफेस इंटीग्रल। मैं यहां पर भी शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखूंगा। एस आपका गिवन सरफेस है, मे बी मैं मान लेता हूं इसकी इक्वेशन जो आपके पास सरफेस है उसकी इक्वेशन आपको दी गई है एक्स वाई। भाई सरफेस हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि टू हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, बट डिपेंडेंट हो गया तो वो सरफेस आपको डिफाइन कर देगा। ठीक है, कर्व आपको डिफाइन करना होता है तो सिर्फ वन इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारे पास सपोज सरफेस है एंड सपोज कैपिटल आर भी हम सिंबलाइज कैपिटल आर बी इट्स प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन। ये सेम जो वर्क है आपका, जस्ट मैंने जब हम 12th चैप्टर कर रहे थे इंटीग्रेशन, तब भी मैंने वहां पर बोला कि इंटीग्रेशन का पूरा पूरा एप्लीकेशन आप 13th चैप्टर में करेंगे। तो सेम वैसे ही इसका प्रोजेक्शन आपने एक्स वाई प्लेन पर देख लिया। मीन्स अब जो आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर थी, जस्ट लाइक यू कैन कंसीडर रूम ऑफ योर रूम, आप अपना रूम ले लीजिए और उस रूम का प्रोजेक्शन आप देखेंगे तो आपके पास रूम क्योंकि सिमेट्रिक आपका फिगर कंसीडर किया हुआ है, तो जो आपके पास रूफ होगी अप्रोक्सीमेटली इन नॉर्मल सिचुएशंस सेम आपका उतना ही
फ्लोर भी होता है रूम का। तो जब आप प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो सारे के सारे रूफ पॉइंट्स आपके क्या हो रहे हैं, आपके फ्लोर के साथ मैप हो रहे होंगे। तो आपका जो फ्लोर है, फ्लोर इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर रूम बेसिकली। अब रूम में देखिए इंटीरियर बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, हम सिर्फ सरफेस के पॉइंट्स को यहाँ पर मैप करा रहे हैं। तो रूफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो फ्लोर से मैप हो गए। आपका सरफेस, क्योंकि सरफेस में आपके बॉल्स भी आएंगी भाई, आप यहाँ पे वॉल्यूम नहीं जो है मैप करा रहे हैं, आप सरफेस मैप करा रहे हैं। अब आपकी जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, अब आपने नॉर्मली यहाँ पर नोटिस किया होगा दीवार आपकी किसी पर्टिकुलर हाइट की है, बट सारे के सारे पॉइंट जो भी आपने अपने रूफ सॉरी फ्लोर पर दीवार, जिसको नॉर्मल हम सिंपल लैंग्वेज अपनी लेमन लैंग्वेज की बात करें, जो भी आपने दीवार खड़ा करने के लिए, जो वॉल खड़ी करने के लिए आपने उसकी फाउंडेशन रखी है, उस फाउंडेशन पर आपके सारे पॉइंट्स मैप हो जाएंगे उस लेवल के अंदर। तो आप नोटिस करेंगे कि वॉल पर भी आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके फाउंडेशन पॉइंट्स के साथ मैप हो रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वही प्रोजेक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सरफेस को तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते बेसिकली, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सेम वैसे ही जैसे लाइन इंटीग्रल पर हम कर्व पर इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, हम पर्टिकुलर किसी पैरामीटराइजेशन का एप्लीकेशन कर रहे थे या कुछ और प्रोसेस कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी हम उसको इसी तरीके से थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आर हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्शन है वो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टेक किया गया है। सपोज करिए कि इफ जो कंडीशंस हैं आपको सरफेस इंटीग्रल में गिवन, इफ एफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एफ एक्स एंड एफ वाई आर कॉन्टिन्यूअस, ये कंडीशंस है सारी इन दिस प्रोजेक्शन। ठीक, एंड अब हम एक फंक्शन ले रहे हैं विच इज जी एक्स वाई जेड, जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स ऑन कैपिटल एस, then the surface integral of this g, then the surface integral of this g h, sorry g over s, ये भी मार्क कर दें, ओवर एस एज। सरफेस है तो डबल इंटीग्रल ही आप यूज करेंगे, जी एक्स वाई जेड, सॉरी आप स्मॉल एस आर्क के लिए लिखते हैं, कैपिटल एस सरफेस के लिए लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं गलती से स्मॉल वहां पर पुट कर गया। ठीक है, तो कैपिटल एस बेसिकली आपका सरफेस के लिए होता है। तो अब ये सरफेस डीएस आपने लगा दिया है भाई, पूरा जो सरफेस था, जैसे मैंने अभी आपको फॉर एग्जांपल एक वर्ड यूज किया था कि आप अपने रूम को कंसीडर कर लें, तो रूम में आपने सपोज हो सकता है कि सरफेस आपने किसी बॉल का छोटा सा सेगमेंट ले लिया हो, रूफ का छोटा सा सेगमेंट ले लिया हो, डीएस वो आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरफेस, अब आपको नहीं पता है कि इसकी फॉर्म क्या है। तो इसके लिए हम बेसिकली अब चेंज करके लेके जाएंगे जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया है उसके ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्शन में आपके पास सरफेस का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है, प्लेन में मीन्स आपके पास 2 डायमेंशंस एरिया आ रहा है, एरिया आपके पास वहां पर मिल रहा है, तो उस एरिया पर आप वैल्यूज को जान रहे होंगे कि भाई ये सरफेस है, ये पॉइंट्स आ गए। जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने आपको फ्लोर के लिए बात की थी, तो फ्लोर आपके पास सिमेट्रिक फिगर है, आप वहां पर उसकी सारी वैल्यूज को नोन जानते हैं, तो आप यहाँ पर सारी जो लिमिट्स हैं आपके सरफेस की, जो लिमिट्स हैं उनको आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये कैसे चेंज होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट लाइक जैसे आपने लाइन इंटीग्रल के लिए किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर आपको करना होगा। तो ये आपने चेंज कर लिया, एस की जगह हमने आर लिख लिया, जस्ट वो जो पैरामीटराइजेशन कर रहे थे। जी हमारे पास एक्स वाई जेड है, जेड हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं थ्रू द सरफेस, तो मैं यहाँ पर सरफेस की इक्वेशन डाल देता हूँ, एफ एक्स वाई, ये तो मेरा फंक्शन चेंज होकर आ गया। दिस डीएस, डीएस कैन बी चेंज्ड एज स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। जैसा अभी मैंने पीछे बोला कि सरफेस इंटीग्रल इज बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल, तो मैं आपको लाइन ही फिर से अगेन बताऊंगा। जैसे आपने जो कर्व के लिए आपने ये कर्व था, तो एक स्मॉल जो आप यहाँ पर डीएस आर्क लेंथ ले रहे थे, इस आर्क लेंथ को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर
फिर आपने दोनों तरफ dt से डिवाइड किया था, यहाँ पर आपका dx अपॉन dt स्क्वायर आ गया था, यहाँ पर dy अपॉन dt स्क्वायर आ रहा था। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी जा रही है, फिर ये ds का dt आपने यहाँ से हटा के इस साइड डाल दिया, तो ये जो आपने क्वांटिटी अप टू दिस वन जो लिखिए, दिस इज बेसिकली फॉर दिस ds। सेम उसी पैटर्न से लिखा, लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा था और यहाँ पर मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये आपका dx है, ये dy है, तो आप इस तरह से इसको लिख पा रहे हैं, वो मैं यहाँ पर विजुअल मैं, क्योंकि सबसे पहले तो सरफेस नहीं बना पाऊंगा, फिर उसको आपको इस तरह से बाइफरकेट करके नहीं दिखा सकता कि dx fx आपका ये सेगमेंट आ रहा है, fy आपका ये सेगमेंट आ रहा है। तो आई होप आपको जो स्मॉल ds आप लिखते थे उसके पैरेलली आपने ये लिखा है, ये आपको क्लियर हो। इज इट क्लियर? Sir, fx, fy are partial derivative. हाँ, दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए अब Okay, sir. आपके पास है क्या, जब आप कर्व ले रहे थे दोनों में डिफरेंस क्यों आता है वो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स आपका कर्व था, हम चाहे उसे फिर पैरामीटराइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारा फंक्शन बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जा रहा था, तो हम यहाँ पर नॉर्मली क्या डिफाइन कर सकते थे, dy ओवर dx। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर एफ डैश डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब अगर आपके पास मान लो ये आ गया, तो यहाँ पर अब आप डेरिवेटिव्स को किसी एक ही इंडिपेंडेंट के लिए तो कुछ तो इंडिकेट करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर पार्शियल्स लेने पड़ते हैं। क्लियर? Okay, sir. बाकी आपने जैसे ds को ये भी लिखा होगा, आपने 10+2 पे भी पढ़ा होगा, 1 प्लस dy ओवर dx भी आपने लिखा होगा, तो ये Yes, sir. बेसिकली Yes, sir. उसी की फॉर्म लिखी हुई है, ये वन एज इट इज है। आपके पास x की जगह पे y और आपका इंडिपेंडेंट बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर मैं सपोज y को z कर दे रहा हूँ, तो dz ओवर dx ये आ गया, dz ओवर dy ये आ गया, नॉट dz ओवर dy, नॉट dz ओवर dx, जस्ट मैं सिर्फ आपको सिमिलर उससे करा रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर dz ओवर dy और ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, अब आप इस z के लिए सिंपल आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1 होता था तो एक ही पैरामीट्रिक फॉर्म में वेरिएबल आता था, टी पैरामीटर लेते थे आप, जरूरी नहीं, मैंने कई क्वेश्चन में आपको बोला है कि जरूरी नहीं आप ये पैरामीटराइजेशन टी ही लेके जाए, आप जो ओरिजिनल वेरिएबल है, अगर आपका कहीं पे दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आप उसको भी पैरामीटर कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 1 में था, क्योंकि एक का चेंज हो रहा था तो हम एक लेते थे, यहाँ पर अब बेसिकली 2 में चेंज हो रहा था, तो इसीलिए हमें एरिया इंटीग्रल लेना पड़ा है। तो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसी से सारे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करेंगे। आर नॉर्मली आपके पास जो प्रोजेक्शन है, यानी जो एरिया प्रोजेक्शन आपको मिल गया, वहां पर आप लिमिट्स ले लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस किस तरह से आपको प्रोजेक्शन दे रहा है, हो सकता है प्रोजेक्शन में आपके पास जो आर आ रहा है वो रेक्टेंगुलर रीजन आ रहा हो सकता है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन आ रहा हो, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अब मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। पूरे एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर इन्होंने फॉर्म दे दी है जी ऑफ डी एस। अब जी इन्होंने मैं बता दिया है कि एक्स जेड प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x वाई है, एंड एस इज दैट पोर्शन ऑफ द प्लेन। एस यहाँ पर सरफेस डिफाइन किया है, ये बर्ड इन्होंने बहुत अच्छे से इसको नोटिस कीजिए क्योंकि कुछ मार्क किया हुआ है। दैट पोर्शन ऑफ द प्लेन, अब प्लेन का कुछ पोर्शन दिया है, नॉट होल प्लेन, दैट लाइज ओवर द यूनिट स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर आपके पास बन रहा है ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, उस स्क्वायर के ऊपर जो प्लेन ये आपका जा रहा है उस सेगमेंट को यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। इसका बहुत ही सिंपल अगर एग्जांपल आप कंसीडर करना चाहें फॉर दिस वन, दिस प्लेन एंड दिस यूनिट स्क्वायर पार्ट, तो इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आप रैंप ले सकते हैं। रैंप नॉर्मली जैसे आपने अपने कॉलेज, अपने घर, हॉस्पिटल या कहीं, चाहे वो आप सीढ़ियों के लिए कंसीडर करें या रैंप को कंसीडर करें, हम उसके नीचे वाले सेगमेंट को ले रहे हैं। नॉर्मली सीढ़ियां आपको इस तरह से बनाई जाती हैं, ऊपर आपको स्टेप्स बनाए गए होंगे, ठीक है, तो आप उसको देखते होते हैं, जो जो भी इस आपको स्टेप्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली आपका प्लेन जो आपका ये फ्लोर हो गया, ठीक है, इस फ्लोर के ऊपर आपको रैंप इस तरह से बना के दी जाती है। इस पर आपको ये 2 और 3 का कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अभी देखिए मेरे पास, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास एक लेंथ है,
ठीक है, आप मैंने एग्जांपल आपको इसीलिए ऐसा दिया है जिससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो लेंथ वाइज आपने यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ 3 दिया है। सेम इसी तरीके से आपके पास विड्थ भी होगी, क्योंकि रैंप में विड्थ भी होती है। तो अब आप विड्थ वाइज भी इसको 2,3 कंसीडर कर लें। तो जो आप इसको फिर ऊपर ज्वाइन कराएंगे लाइक दिस, तो ये जो पार्ट आपका बच रहा है, दिस वन इज कंसिडर्ड एज द इंटीग्रेशन पार्ट। इज इट क्लियर? क्यों भाई? यस सर। अब अच्छा, इसका प्रोजेक्शन आपको लेना होगा, तो यस सर। प्रोजेक्शन इसका क्या आएगा? इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? प्रोजेक्शन इसका अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके जो आपके पास यूनिट स्क्वायर दिया है उस यूनिट स्क्वायर से मैप हो जाएंगे। तो दिस यूनिट स्क्वायर इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस। क्लियर और नॉट? नो सर। आप अपना रैंप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। उसके नीचे आप खड़े होकर उस पर, अभी नहीं, जब भी आपको टाइम मिले समझने के लिए, और बहुत अच्छे से विजुअलिटी आप देख सकते हो। उसके नीचे किसी एक जगह पर आपने, ठीक है, जो आपका वन साइड है रैंप का, उधर आपने एक्स कह दिया, और उसकी लेंथ में अगले से थोड़ा जो भी वैल्यू आपको असाइन करनी हो, ए टू बी कुछ भी ले लीजिए, 2,3 की कोई नीड नहीं है, आप ए टू बी एनीथिंग कुछ कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। आपने वो ले लिया, इसके बाद आपको वाई भी देना होगा। अब जो आपने रैंप जिस तरह से आपकी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस तरह से तो मैंने एक्स ले लिया मान लीजिए। अब रैंप क्योंकि आपके पास भाई कुछ इसमें और भी सेगमेंट आएगा, तो दूसरा मैंने ये वाला सेगमेंट क्या ले लिया, बाई के लिए ले लिया। जैसे ये पार्ट आ रहा है ना, इसको मैंने बाई पे ले लिया, तो मेरे पास 2 यहाँ है, 3 यहाँ पर है, तो मेरे पास ये, अब देखिए मैंने वही बोलता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर्स आपकी नहीं बन पाती। तो बेसिकली ये वाले का पार्ट पॉइंट आपको यहाँ मैप हो रहा है, इसका पॉइंट आपको बेसिकली ये मैप हो रहा होगा जहां पर भी आपने बनाया है। मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, क्योंकि मुझे इसके साथ बनाना चाहिए ये, और इसके साथ ये पॉइंट जाएगा, तो ये हर एक पॉइंट इसी तरीके से यहाँ पर मैप हो रहा होगा। तो रैंप पे भी आपका सेम इतना ही स्क्वायर बन रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका बेसिकली इस पे मैप हो रहा है, इसका ये पॉइंट है वो आपको बेसिकली इधर मैप हो रहा होगा, और ये जो रैंप के पॉइंट है वो आपको स्क्वायर के अंदर मैप हो रहे होंगे। तो ये जो बेसिकली आपका स्क्वायर दिया, दिस इज द प्रोजेक्शन। नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अभी केवल लिख लीजिए, फिर आप अपनी जो रैंप है उसके नीचे जाइए। बस इतना कंसीडर कर लीजिएगा कि जो स्क्वायर आप अपने फ्लोर पर एक स्क्वायर कंसीडर कर लें, एक रैंप अगले बढ़ रही है जिस डायरेक्शन में, उधर एक वेरिएबल को ले लेना, और एक रैंप के वर्टिकल, रैंप अगर ये जा रही है तो इसके वर्टिकल आप इसको ले लेना, जिससे उसमें लेंथ और विड्थ दोनों आ जाए, ठीक है। बाकी फिर आप उसको समझ जाएंगे कि ये प्रोजेक्शन आपको क्या मिल रहा है। इसके नीचे जो भी आपके पास नीचे का जो स्क्वायर बचेगा दैट इज द प्रोजेक्शन, और उस पर आप हर एक पॉइंट को खुद से नोटिस कर पाएंगे कि रैंप आपके सारे पॉइंट्स कहां पर मैप हो रहे हैं। सिर्फ ओनली दैट पार्ट विच लाइज अबव दिस स्क्वायर। पूरी रैंप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी रैंप इसने में दी नहीं है। इसने लिखा है एस इज दैट पोर्शन ऑफ द प्लेन विच लाइज ओवर द यूनिट स्क्वायर। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो आप डेली अपने बिहेवियर में चीजों को देखते हो उसके थ्रू चीजों को ऑब्जर्व करें, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जांपल नंबर 1। आपको यहाँ पर इंटीग्रेट एवेल्युएट करना है, क्योंकि एस ऑफ जी डी एस दिया है। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं, नॉट स्मॉल एस, ठीक है। हमारे पास जी गिवन है एक्स जेड प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3xy, ओके। आपको सरफेस दिया है z इक्वल टू प्लेन 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6। मैं चाहता हूं कि इसको z इक्वल टू लिख लूं, z इक्वल टू, क्योंकि मुझे प्लेन की फॉर्म चाहिए z। सो मैंने इसको लेफ्ट में रख लिया एंड शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन द राइट। सो 6 माइनस 2x प्लस 3y।
So this is simply fxy, which is written as 6 minus 2x plus 3y. सो प्रोजेक्शन आपको ऑलरेडी इसने दिया हुआ भी है, वरना आप प्रोजेक्शन बना भी सकते हो, लेकिन अगर ये इसने पार्ट प्रोजेक्शन में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं किया होता, ये इसमें मेंशन नहीं किया होता, तो ये आपके पास फिर आप इसको इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन आपका इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वो आपको या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी बाउंड करेगा कि भाई इस प्लेन का जो आपका पार्ट है, जो आपका रीजन बाउंड हो रहा है, विच इज बाउंडेड बाय दिस प्लेन एज वेल एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कुछ भी आपको एक पर्टिकुलर वो फॉर्म देगा। कुछ नहीं दिया है, इट मीन्स अब आपको इनफाइनाइट तक सब कंसीडर करेंगे, जो यहाँ पर फिजिबल भी नहीं है, तो वो आपको कुछ ना कुछ इन एडिशन प्लेन के साथ डिफाइन करेगा। आपने एरिया इंटीग्रेशन में देखा भी होगा कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो उस तरह से कुछ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर प्लेन के साथ इसने हमें ये स्क्वायर दिया है, जिससे हम इसका रीजन डिफाइन कर रहे हैं कि ओनली दिस पार्ट हमें कंसीडर करना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसको आप लेके कंफ्यूज ना हो, मेरा सिर्फ प्रोजेक्शन उस पार्ट का है जो मुझे यहाँ पर गिवन है ऑन टू एक्स वाई प्लेन एज this is given r, which is 2x is less than 3, 2 is less than y is less than 3, ठीक है। सो ना ये तो आपको गिवन था। अब हमें सबसे पहले ds निकालना है, हम फाइंड करना चाहते हैं ds। सो हाउ टू फाइंड द ds? ds is basically given as fx square fy square plus 1। ऐसे इसको नाउ यहाँ मत लिखिए, यहाँ पर फाइंड डालिए और अब नाउ यूज करिए, हमें ये फाइंड करना है। सो हमें अब क्या करना है, नाउ हम सबसे पहले fx निकाल लें। तो fx क्या मिलेगा भाई, 0 माइनस 2 प्लस 0। हम fy निकालते हैं, fy क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 3। अब हमें निकालना है ds, हम लिख सकते हैं हेंस ds इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज स्क्वायर रूट 14। ठीक है, ये आपको 14 मिल गया। अच्छा, ds सिर्फ इतना नहीं होता, इसके साथ में और लगा होता है da, तो हम इसको इनटू da करते चलें। तो ये आ गया आपका da। हेंस अब हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एस जी आपके पास क्या है उसको आप पुट कर लीजिए। दिस इज एक्स जेड प्लस 2x स्क्वायर 3x5 ds। अब आपको z पे क्या पुट करना है भाई, z पर जो आपको पुट करना है वो पुट करते चलिए। s की जगह आपको लिख लेना है r आपके पास यहाँ पर डिफाइंड है, दिस इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, अब z आपका कितना था, z की वैल्यू रखिए, कितना है भाई, 6 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3xy इंटू अंडर रूट 14 da। अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ds की जगह r यूज कर लिया है और da यूज कर लिया है, और आपने z का वैल्यू भी यूज कर लिया है सरफेस के थ्रू। तो सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपकी कांस्टेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कांस्टेंट्स नहीं होती तो इसको आप बाइफरकेट करते हैं। रूट 14 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सो टेकन आउट। ओके, वी टेक आउट द रूट 14। आर की मैं वैल्यूज यूज करा दे रहा हूं भाई। आर है मेरे पास 2 to 3 फॉर एक्स, आर है मेरे पास 2 to 3 फॉर वाई। इसको सॉल्व कर लो, 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3xy
इंटू डी ए। अब डी ए आप ब्रेक कर लीजिए क्योंकि आपने एक्स और वाई में इसको पुट कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे जो सीक्वेंस आप लेते हैं डी ए ब्रेक करने का, कोशिश कीजिए आप उसी से करें। आपकी कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ये अलग बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको इंटरचेंज भी कराएंगे। लेकिन अगर आपकी वेरिएबल लिमिट्स होती देन दिस ऑर्डर इज मीनिंगफुल। कुछ यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट आपका 6 मैंने यहाँ से टेक आउट करा लिया। x इक्वल टू 2 to 3, y इक्वल टू 2 to 3, कितना बच गया x dy dx। आप यहाँ पर ये मत देखिए वेरिएबल कौन सा आ रहा है, आप सिंपली इतना देखिए कि आपका सीक्वेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट कर दीजिए। 6√14, x को मैंने एज इट इज रखा है, y का इंटीग्रेशन किया है तो x आपका कांस्टेंट हो गया, y की लिमिट लगा दीजिए, y इक्वल टू 2 to 3 dx। 6√14 x इक्वल टू 2 to 3, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 3x माइनस 2x and 2 dx। So this is only x. Now you can integrate this x square by 2, limit is 2 to 3, so this is 6√14, 3 square by 2 minus 2 square by 2, simplify these things। इस 2 को मैं टेक आउट कर देता हूं, सो दिस इज द 9 minus 4, दिस इज कैंसिल आउट 3, 5, so 3 into 5 √14 which is 15√14। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दी गई है, तो आप सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट कर रहे हैं, यू कैन मेंशन द यूनिट। मैं नहीं पता ये क्या वैल्यू आ रही है, एरिया तो नहीं है क्योंकि फंक्शन आपको 3 वेरिएबल में दिया है। अदरवाइज अगर आप भूल जाते हैं तो यू कैन स्किप इट, अदरवाइज अगर आपको याद रहता है तो आप यूनिट मेंशन कर दें। सो ये जो वर्किंग प्रोसेस है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें काफी Yes, मदद sir. मिलेगी अगर आपको ये वर्किंग प्रोसेस क्लियर है। जैसे आपने ग्रीन्स थ्योरम के अंदर एरिया ऑब्टेन किया था ग्रीन्स थ्योरम से, या लाइन इंटीग्रल से डायरेक्ट आपने एरिया ऑब्टेन किया था, वैसे ही हम यहाँ पर अगेन एक बार अब हम यहाँ पर एरिया ऑब्टेन कर रहे हैं, सरफेस एरिया फॉर्मूला थ्रू द डीएस। तो ये डीएस अब आपको दे दिया गया है, मींस आपको एक सरफेस गिवन होगा जिसका आप एरिया अंडर द सरफेस ऑब्टेन कर रहे हैं। जस्ट मेरा अभी सिंपल एग्जांपल मैंने जो अभी कंसीडर किया था, रूफ मींस इनसाइड योर रूम पार्ट। सो आपके रूम का कितना एरिया है आप उसको निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया, रूम का सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूम सरफेस एरिया, मींस एरिया ऑफ द वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द रूफ, वो सारा आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसको हम अब इस फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे। तो सिंपली हमें सरफेस दिया जाएगा, जैसे हमने अगर रूफ की ये बात की थी बॉल्स एंड रूफ, तो हमें बॉल जो हमारे रूम के वॉल्स हैं उनकी हमें इक्वेशन पता होगी, हमारे जो रूफ है उसकी हमें इक्वेशन पता होगी कि z इक्वल टू समथिंग से 10 फीट। अगर मान लीजिए 10 फीट की हाइट पर आपका रूफ है, देन z इक्वल टू 10 मे बी सम अदर वैल्यू, तो आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद उसमें क्या वैल्यू जीरो होती है क्या नहीं होता है, दिस इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन आप सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सरफेस आपका है, ये सरफेस है, तो उनको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर दिया है इसने मास। अभी हम लाइन का मास निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो चीजें एक्सप्लेन की थी। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, अगर रॉड का हमें मास निकालना हो तो हमें वहां पर लीनियर डेंसिटी की नीड होती है, लीनियर डेंसिटी। अगर हम किसी को एरिया के अकॉर्डिंग मास निकालते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग, तो हमें वहां पर एरियल डेंसिटी की नीड होती है। अगर हम वॉल्यूम के अगेंस्ट किसी का मास निकालते हैं तो हमें वहां पर जो सॉलिड यानी वॉल्यूम आपके पास है, एरियल हम वर्ड यूज नहीं करते, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कह सकते हो, तो हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल वाली डेंसिटी की जरूरत होगी। और सरफेस बेसिकली आर द 3 वेरिएबल फंक्शन। जो आपका सरफेस होता है 1 डिपेंडेंट एंड 2 आर इंडिपेंडेंट। तो जो डीएस जहाँ पर भी आ गया तो वहां पर आपको 3 वेरिएबल फंक्शंस की नीड होगी।
तो डेंसिटी आपकी हो गई। अगर मान लीजिए किसी भी लेमिना की, जो आपका जस्ट लाइक लेमिना में आप अपनी बुक ले सकते हो, बुक आप कंसीडर कर लीजिए आपकी बुक है, बुक में आपकी हाइट होगी, बट इन कंपेरिजन टू लेंथ एंड ब्रेड्थ, हाइट ऑफ अ बुक इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कई केसेस में हम उसको नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक सिंगल पेज की बात कर लें, देन हाइट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल वैल्यू, तो उसको हम केवल प्लेन ही मानेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम हाइट थोड़ा इंक्रीज कर दें तो भाई उसकी भी वैल्यू आ गई, फिर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपके पास कोई भी चीज यहाँ पर दी है, आप आपने अगर जैसे मैंने एग्जांपल में आपकी बुक ली, बुक में मैक्सिमम नॉर्मली ऑल बुक्स के अंदर सेम पेजेज आते हैं, सो उसकी मटेरियल की डेंसिटी तो आपकी सिमेट्रिक हो गई, तो वो तो अनचेंज्ड होगी, दैट इज द कांस्टेंट डेंसिटी। लेकिन कई बुक्स आपने जैसे नोटिस की होंगी, क्योंकि जस्ट मैं पहले भी कई बार चीजें बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल चीजें आपको एग्जैक्ट नहीं मिलती हैं, लेकिन जैसे कुछ बुक्स में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर पेजेस आपके स्पेसिफिक टाइप के आते हैं, दैट इज उनका जो डेंसिटी है वो आपका डिफरेंट है, तो वहां पर आपको वेरिएबल डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, वहां पर आपको वेरिएबल डेंसिटी यूज करनी होगी। तो 100% वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि भाई आप इतनी हाइट पर गए तो आपको ये डेंसिटी आ गई, ये साइड पर गए तो ये आ गई। लेकिन बुक्स के केस में नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई मैप आपको डाल दिया या कोई कलर्ड आपको हार्ड पेज उसमें डाला गया, उसकी डेंसिटी अलग होगी, फिर उसके बाद आपके नॉर्मल पेज आ गए, तो वो एग्जैक्ट आपका एग्जाम्पल नहीं बनता। लेकिन हम उसको थोड़ा समझने के लिए कह सकते हैं कि देखो हमारे सारे पेजेस सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो ऐसा ही कुछ आपके पास कोई भी मटेरियल है जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, दिस इज वेरिएबल डेंसिटी इज dx/z। तो मास आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी इनटू द सरफेस एरिया। वॉल्यूम से आपको टोटल करना होता आपको, क्योंकि अब वॉल्यूम की नहीं कर रहे हैं आप, जस्ट लाइक स्फीयर की डेंसिटी आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर आपको दिया, स्फीयर का जो सरफेस है, जो मटेरियल से आप स्फीयर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर आप जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सरफेस एरिया की नीड होगी। अगर आप एक सॉलिड स्फीयर की बात करें, आप सॉलिड स्फीयर आप ले रहे हैं और उसकी अगर आपको यहाँ पर मास की बात करनी हो, तब आपको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के साथ साथ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद सेम, चाहे अब ये वॉल्यूमेट्रिक हो या सरफेस के अगेंस्ट हो, आपका सेंटर ऑफ मास सेम वही प्रोसेस है कि आपने x कंपोनेंट ऑफ दिस वन, y कंपोनेंट ऑफ दिस वन, z कंपोनेंट ऑफ दिस वन अपॉन द टोटल मास। सो आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर रहे हैं। मैं ये सेंटर ऑफ मास वगैरह ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, कोशिश मेरी ये है कि मैं एग्जांपल्स में ना करके क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करूं। अच्छा, तो एक छोटा सा पार्ट बचा है ये फ्लक्स, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें। एक कब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है फ्लक्स इंटीग्रल, सबसे पहले तो फ्लक्स क्या होता है भाई, आप लोग फिजिक्स पढ़ के आए हैं जो लोग, कोई भी एक दो लोग फ्लक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन बता दीजिए, हम यहाँ पर उसको आसानी से समझ पाएंगे। फिर बताइए भाई, फिजिक्स में आपने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, कोई भी एक थोड़ा जो भी लेमन लैंग्वेज में आपको जितना भी पता है बता दीजिए। सर वो हमने पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेन फोकस है आप फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हैं, बस। Number of field lines passing through a cross-sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स आप यहाँ पर जो आपका सरफेस दिया गया है, ठीक है, उस सरफेस से, अब देखिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फ्लक्स की, अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, हम उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर फ्लक्स का सेंस ले रहे हैं तो हमारा जो भी वेक्टर फील्ड दिया है, जस्ट लाइक हमने जैसे आपको वेक्टर फील्ड जब डिफाइन किया था तो हमने एक एग्जाम्पल आपसे कंसिडर किया था आप लोगों के साथ, जो जैसे एक क्रॉप का कोई भी आपने प्लांट्स के साथ एक फील्ड ले लिया, ठीक, एग्रीकल्चरल फील्ड आप कंसीडर कर रहे थे और उसमें बता रहे थे कि ये डायरेक्शंस होंगी कि भाई अगर विंड आपकी ईस्ट टू वेस्ट मूव हो रही है, विंड आपकी फ्लो ईस्ट टू वेस्ट कर रही है, तो आपकी जो वेक्टर फील्ड बन रही है, वेक्टर फील्ड मतलब आपके जो प्लांट्स हैं उनका जो मूवमेंट है, उनका जो इंक्लिनेशन हो रहा है ड्यू टू द विंड, वो आपका ईस्ट टू वेस्ट हो रहा होगा, तो वो एक डायरेक्शन आपको वहां पर मिल रही थी। सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही डिफाइन किया गया है कि आपके पास अब सपोज करिए वो विंड जो आपकी फ्लो कर रही है वो, 1 मिनट बच्चे,
हेलो, हाँ, आप कौन? जी जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एक्चुअली अभी कुछ मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। फ्राइडे नाइट, हाँ, फ्राइडे को मैंने क्लास आपकी ली थी। सैटरडे एक्चुअली इसीलिए क्लास शेड्यूल होने के बाद नहीं हो पाई। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था फ्राइडे नाइट में, तो जिसकी वजह से अभी कुछ कॉल्स वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आजकल चल रहा है। कल की क्लास भी इसी वजह से नहीं हो पाई थी। नो प्रॉब्लम, बट हमारे पास टाइम है, हम कोशिश करेंगे कि आपको अब जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरा टारगेट सिर्फ सिलेबस फाइंड अप करना नहीं, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकूं। तो अगर आपका टाइम बाउंड में सिलेबस फिनिश होता है तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होगा प्रैक्टिस के लिए और आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो हाँ, फ्लेक्स हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे। तो हम जो विंड की बात कर रहे हैं, अब देखिए, अब हमारे पास अभी सिर्फ जैसे आपने अभी फील्ड लाइंस की बात की थी, हमारे पास अब जो विंड है, विंड का फ्लो अगर नॉर्थ सॉरी ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, कोई भी सरफेस आपने जैसे नॉर्मली सरफेस में आप मान लीजिए, जैसे अभी हम अक्सर बात करते ही आए, आपके रूम की बॉल्स हैं। अब रूम की बॉल्स को पार करके तो भाई अब विंड पार नहीं कर सकती, ठीक है। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है। रूम की बॉल्स को अब आपकी विंड पार नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जगह पर आप कोई क्लोथ लगा दीजिए और वहां पर से फिर आप उसको नोटिस कीजिए कि जो आपके पास विंड है वो उस पर कितना आपका पास हो रहा है। तो सेम आपका वो वेक्टर फील्ड वाला जो फील्ड लाइंस है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना पास हो रहा है, दिस नंबर इज बेसिकली डिफाइंस द फ्लक्स। तो वही सेम यहाँ पर भी है और उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर एक हमने वर्ड लिखा है एफ डॉट एन डी एस, एफ डॉट एन डी एस। तो ये एफ आपका बेसिकली क्या है, वेक्टर फील्ड, यानी वही फील्ड लाइंस आ गई, मैंने विंड कंसीडर की थी जो, ठीक है, वो आपका एफ आ गया। अब ये जा कहाँ रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस जा रहा है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस आपको मिलता है, क्योंकि अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो वहां पर कम वैल्यू आएगी, तो आपको उस सरफेस पे नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो एन आपका नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस आपके पास डिफाइंड है, यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर। जैसे यहाँ पर एक ये सरफेस लिया है, हमने आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक्सप्लेन की जो आपने 10+2 से पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में वो है, उसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो हमारे पास अब जो आपका सरफेस था, जैसे मैंने बोला कि कोई क्लॉथ ले लीजिए आप, बॉल को कंसीडर कर लीजिए, आप अपना कुछ भी सरफेस ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। तो उस सरफेस पे जो भी जिस पॉइंट पर आप इसको ले रहे हैं, यानी जो बेंड लाइन आपने ली है, ठीक है, बेंड
आप कंसीडर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर क्या नॉर्मल है वो आपने ले लिया। अगर आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर क्या नॉर्मल है वो आपने कंसीडर कर लिया। इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या नॉर्मल बन रहा है वो कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो वो आपके पास वेक्टर फील्ड का एग्जैक्ट जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। अब आपने किससे निकालना है, कितना जो आपने जैसे वेक्टर फील्ड आपका किस सरफेस से पास हो रहा है वो सरफेस आपने यहाँ पर एलोकेट कर दिया है ds। ds इज द स्मॉल सेगमेंट एंड ओवर द इंटीग्रेशन ऑफ होल सरफेस कैपिटल S। तो ये बेसिकली आपका f डॉट n ds डिफाइंस द फ्लक्स ओवर होल ऑफ S। सो जो फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, अब आपको ये डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। ये आपकी Yes, sir. सेम Yes, sir. Yes, sir. है जो आपने फिजिक्स में की है, बस वहीं से की। वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पर बस फील्ड नहीं है, यहाँ पर वेक्टर फील्ड है। अब उस वेक्टर फील्ड को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कोई नाम नहीं दिया गया, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में जब विंड कंसिडर की थी हम उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये कुछ हमें यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। अब ये एन रह गया, एन कैसे मिलेगा, एन हम आपको ऑलरेडी पहले से सॉल्व करते आए हैं, उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने हालांकि सॉल्व करके दिया है बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। मैं जो ना एक ये फ्लक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, फिर मैं एक्सरसाइज में मूव करता हूँ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन प्रोसीड कर दें। तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 3। 3 में आपको बोला है कंप्यूट द फ्लक्स इंटीग्रल। फ्लक्स इंटीग्रल, इंटीग्रल वर्ड सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपने इंटीग्रेशन सिंबल यूज किया है। ओके, सो f डॉट n ds where your field vector is given this one, s is a triangular surface cut off from the plane y the coordinate plane, assumed n is the upward unit normal vector। यहाँ पर जो n है उसको इसने इंडिकेट किया है कि दिस वन। n यहाँ पर आपको डिफाइंड नहीं है, n आप अपने सरफेस के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करेंगे। ओके, n आप अपने सरफेस के अकॉर्डिंग इवेल्युएट करेंगे। सो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन f इज कैपिटल F एक्स वाई आई जेड जे प्लस एक्स प्लस वाई के। ओके, एंड द सरफेस S इज गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड अच्छा इसके बाद पोर्शन ओके, सो हम इसका प्रोजेक्शन लिख देते हैं। प्रोजेक्शन अगर आप इसका टेक करेंगे ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, देन दिस इज अ ट्रायंगुलर रीजन x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन आपको जैसे मैंने रूम में बताया ही था कि आप इस प्लेन को जब रखेंगे 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, 1 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड 1 यूनिट ऑन z एक्सिस, सो आपके पास प्रिज्म का एक फेस आ गया। तो प्रिज्म का जो बॉटम है, जो प्रिज्म का बॉटम होगा, जो एक ट्रायंगल आपके पास बॉटम है, दिस बॉटम ट्रायंगुलर पार्ट इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्लेन। ठीक, तो हम इसका एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ S onto XY plane, this is say indicated by R जैसे हम पीछे लिखते आए। so this is nothing but x plus y equals to 1 and x comma y xy axis, xy axis। तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली बनाना चाहें, this one is Is it clear or not? क्योंकि क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये चीजें आपको बस सिर्फ लिखनी है कि कैसे आ रही हैं। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्शन मिल गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। पहले हम लिख ही लेते हैं, इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल f डॉट n ds। सो
how to find this n? Now, how to find this n? N is basically outward normal vector, unit normal vector. So normal vector आप कैसे निकाल सकते हो if the surface equation is given? भाई इस नॉर्मल वेक्टर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? और यू कैन से समथिंग राइट जी एक्स बाई जेड विच इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1. ठीक है, लिख सकते हैं ये क्यों भाई? Yes, sir. और अगर जब मैं यहाँ पर ग्रेडियंट इसकी मैं बात करूं, ग्रेडियंट इज द नॉर्मल, बट हमें यूनिट की बात की गई है. आपने ये आई थिंक टेंजेंट प्लेन वाले में ये वर्क भी किया है. सो ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करोगे? डेल ऑफ जी ओवर डेल एक्स आई. तो पहले अलग लिख लो क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नीचे ऊपर लिखना ना. आप क्या निकालना चाहते हैं? ग्रेडियंट ऑफ जी. सो दिस इज डेल जी ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल जी ओवर डेल वाई जे प्लस डेल जी ओवर डेल जेड के. फाइंड करिए भाई कितना आ रहा है? डेल जी ओवर डेल एक्स आई प्लस वाई पे भी जे प्लस जेड पे के, और 1 का कितना हो गया? 0. अब इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है. हेंस एन इज डेल जी ओवर विच इज आई प्लस जे प्लस के ओवर 1 plus 1 plus 1. It means 1 upon root 3 I plus j plus k. ठीक है, ये आपको n मिल गया. हाउ टू फाइंड ds? अभी आपको ds भी रह गया है. हाउ टू फाइंड दिस ds? ds कैसे मिलेगा? एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 1 ऑफ dA. अब एफ एक्स कहाँ से मिलेगा भाई? एफ एक्स कैसे मिलेगा? यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू एफ एक्स बाई दैट इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई. लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हमें एफ एक्स मिल जाएगा, एफ वाई मिल जाएगा. दिस वन इज माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ए. सो दिस वन इज अंडर रूट 3 ऑफ डी ए. ठीक है, ds मिल गया. आपके पास n आ गया, आपके पास f अवेलेबल है. सो आप पुट कर दीजिए. हेंस इंटीग्रल s f डॉट n ds. अभी मैं इसमें कुछ पुट नहीं कर रहा हूं, मैं dA अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं. ठीक है, मैं इस ds को केवल छोड़ के मैं f डॉट n पहले लिखना चाह रहा हूं. f आपके पास कितना था? एक्स वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स प्लस वाई के सॉरी डॉट एन. एन कितना आया था आपके पास? आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 3 ds. अब मैं इसके बाद यहाँ पर एरिया इंटीग्रल लगा देता हूँ. तो ओवर आर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 अपॉन रूट 3 इज टेकन आउट. क्लियर? 1 upon root 3 is taken out. So this is the xy I into y plus j into j is 1 z plus x plus y. ठीक है, n2. अब आप यहाँ पर रख दीजिए रूट 3 dA. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल. r एक्स वाई प्लस जेड. अच्छा, जेड आपको पुट करना पड़ेगा आप, क्योंकि आप 3 वेरिएबल्स में इसको नहीं सॉल्व कर सकते. जेड की इक्वेशन क्या है? 1 माइनस एक्स माइनस वाई. तो इसकी जगह कितना रख देंगे? 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई. ये बेसिकली मुझे यहीं पर रख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जब जैसे डीए लगाया था तो मुझे इसी स्टेज पे इसको पुट कर लेना चाहिए. ठीक है, मैं हालांकि नहीं रख पाया.
मैं यहाँ पर z लिख के और z की वैल्यू मार्क कर देता हूँ विच इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो आपको ये ध्यान रहे कि हमें z ये रखना है, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया, एक्स वाई कैंसिल एंड dA। अभी मैंने r को ब्रेक नहीं किया तो मैंने dA ही लिख दिया है। सो फाइनली आपका ये r आ गया 1 प्लस एक्स वाई और एक्स वाई प्लस 1 dA। अब आपको ये dA जो आपका प्रोजेक्शन है वहां से आप अब इसको dA को सॉल्व कर लीजिए। बताइए भाई कैसे इसको सॉल्व करें, एरिया इंटीग्रल है, अब एरिया इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, बोलिए। मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लूं, Yes, sir. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप? दिस गोज फ्रॉम x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, y इक्वल टू 0 एंड दिस गोज अप टू y इक्वल टू 1 माइनस x One mi- and how much it slides? X equals to 0 to x equals to 1। मैं अब इसको यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। अब ये आप एरिया इंटीग्रल लिख दीजिए। आपने y को वेरिएबल लिया ना 0 to 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई। अब मुझे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना होगा फॉर y। कांस्टेंट लिमिट ली है मैंने x के लिए, x गोज फ्रॉम 0 to 1। आप सॉल्व कर सकते हैं ना? Yes, sir.